बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए, कल का जो हुआ है उसमें अब बात यह है कि जो कुछ भी मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह ने, जो कि प्रिजाइडिंग अफसर थे, जो कुछ किया वो तो अपनी जगह पर ठीक है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई वो सदुद्दीन शाह का उन्होंने बदला लिया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है वो। लेकिन एक बात हम ज़रूर करना चाहते हैं कि जो भी फैसला सुप्रीम करे भाई सराखों पर, हमें तो कोई ऐसे, हम तो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं हैं। ताहम एक बात हम ज़रूर करना चाहते हैं उनकी खिदमत अक़दस में, और कि ये हुज़ूर आला, ये कैसे एक सेनेटर हैं जिनको ये बार बार कहा जा रहा है, लिखा हुआ मौजूद है पेपर पर, तो वो क्यों ये उसके उसके नाम पर अपना मोहर लगा रहे हैं? एक बात। दूसरी बात ये है कि जब वो प्रिजाइडिंग अफसर बार बार ये कह रहा है, अंग्रेज़ी में कह रहा है, किसी को अगर उर्दू नहीं समझ में आती तो उन्होंने आवाज़ लगाई कैसा अंग्रेज़ी में बोल रहा था वो, क्योंकि उसे अंग्रेज़ी बोलने का शौक़ है। तो वो मुज़फ़्फ़र शाह को तो उसने, फिर लोगों ने कहा था उर्दू में बोलें, तो उसने उन लोगों की फरमाइश पर उर्दू में बता दिया सारी बातें। उसमें भी ये कह दिया कि साहब आपको जो है, जो खाली जगह है वहाँ ठप्पा लगाना है। तो फिर वो ठप्पा नाम पे क्यों लगा? तो इससे ये इरादा होता है कि एक तो ये बात हो गई कि ये बात तो ये तो कि साहब, एक तो ये बात क्लियर हो गई कि लोग कहेंगे कि साहब उसका इरादा तो इसको वोट देने का है। और वो जो एक साइटेशन है, जो साइटेशन नेम 2004 SCMR 18/1999 सुप्रीम कोर्ट बुक, अच्छा जी, उसमें सलाउद्दीन वर्सेस अब्दुल खालिक केस में बलूचिस्तान लोकल इलेक्शन के अंदर में ये फ़ैसला हुआ किया था सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में। 1973 काउंसिल 185 उसका दिया है, और R71 उसका है। तो वो उसमें दिया है कि अगर ये कहीं भी लगाए तो वो उसी खाने में लगाए तो वो ठीक, वो माना जाएगा। ये 2000 में ये फैसला दिया था। जी हाँ, 2000 में फैसला दिया था। तो अब ये सवाल ये है कि हम जो बात कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि ये तो ठीक है, लेकिन ये बात हम ये कहते हैं कि दो बातें इससे साबित होती हैं। आइदर वो वोट देना नहीं चाहते थे और अपना रख रखाव के लिए नाम रखना चाहते थे, एक ये। दूसरा ये है कि उसमें करप्शन हुआ है। तीसरा इसमें यह है कि ये बात इस बात की निशानदेही करती है कि वो आदमी ने बहरहाल एक रूल्स एंड रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी की। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि चीफ़ जस्टिस साहब को, आप उनकी मर्ज़ी है। देखो, हम तो मैंने ज़ाहिर है कि खादिम है और वो हम मशवरा देने के वाले कौन होते हैं, लेकिन ये कि एक राय है, राय तो दे सकता है आदमी। तो आप, राय ये है कि वो आदमी नहीं देना चाहता इनको वोट, जो आदमी ने ठप्पा उनके नाम पे लगाया। ये बात साफ जाहिर हो रही है। ये बात साफ जाहिर हो गई है। अब चाहे वो पैसे की वजह से नहीं देना चाहता था, दबाव की वजह से नहीं देना चाहता था, या किसी और वजह से नहीं देना चाहता था, यानी मुस्लिम लीगी का। देखिए, हमने ये बात देखी है। मेरे साहब एक और एक्सपर्ट राय ले लेते हैं। हम पहले बात मुकम्मल कर लूँ। मैं पूरे जब पंजाब में फिरा जी, और मुस्लिम लीग का और इनका जब इत्तेहाद, चार्टर और डेमोक्रेसी हुई, तो उन्होंने ये कहा कि साहब हमने, मुस्लिम लीगियों ने और जब पीपल पार्टी ने आपस में इत्तेहाद कर लिया, तो उन्होंने कहा जी कुछ भी कर लें, हम पीपल पार्टी को वोट नहीं देंगे। और पीपलों से जब हमने पूछा तो कहने हम मुस्लिम लीग को वोट नहीं देंगे, या हमारे ऊपर के लोग कितना ही फैसला कर लें, हम तो नहीं देंगे। अवामी तौर पर ये फैसला है उनका कि हम तो बटे हुए लोग हैं। यही फैसला अवामी नुमाइंदों ने कर दिया। नहीं, उन्होंने कर दिया जी। अब बोले साहब, कमरदिल शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, मैंने एक बड़ी दूर की कोड़ी लाया हूँ, और ये बात मैंने, क्योंकि ख़ुद मैं ट्रैवल किया है पंजाब में बहुत से इलाकों में। जब एक ज़माने में ये बात हो रही थी तो उस वक्त में मैंने लोगों से पूछा, तो उसने कहा भाई ये हमारे लीडर कुछ भी फैसला कर लें। मुस्लिम लीग ने ये कहा कि हम पीपल पार्टी को वोट नहीं देंगे, और पीपल पार्टी वालों ने कहा हम मुस्लिम लीग को वोट नहीं देंगे। जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। जी, आप फरमाएं। ये असूल तौर पर आपने सारे इसका इंट्रोडक्शन रिमार्क्स में वो हकायक बयान कर दिए हैं। आप, ये दुरुस्त है आपकी बात कि ये जो हमारे जो पीपल पार्टी का जो वोटर है वो मुस्लिम लीग नवाज को कभी भी वोट कास्ट नहीं करेगा। इसकी मिसाल लाहौर में जो हुआ था NA 150 में, वहाँ कुलसूम नवाज के मुकाबले में जो पीपल पार्टी का हमद मीर का भाई खड़ा था, उसको टोटल वोट मिले 1400। अब वो हल्का चूंकि जाहिर है 1400 वोट मिले, तो जहाँ जहाँ पीपल पार्टी ने मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ा
तो 2-3 हजार से ज्यादा उनको वोट कास्ट नहीं हुए। मुस्लिम लीगी कभी वोट देगा नहीं, पीपल पार्टी इतना पक्का मुस्लिम लीगी होता है। बिल्कुल बिल्कुल ज़ाहिर है नहीं देता। अब आप आइए इस सेनेट के इलेक्शन पर। जी आ जाइए, आप वसील हैं, आप तो इसके एक्सपर्ट हैं ना जी। सेनेट के इलेक्शन में जो वोट जो रिजेक्ट हुए हैं, इसकी दो थ्योरियां हैं। पहली बात यह है, टेक्निकल तौर पर देखें, मॉरली तौर पर देखें, इखलाकी तौर पर देखें, चले उन्होंने वोट दे दिया, जो भी है तो उसके नाम के ऊपर मोहर लगा दी। अब इस पर जो फारूक नाइक साहब थे, चेयरमैन सेनेट रहे, शीर रहमान अभी तक मुसलसल सेनेटर चली आ रही है। तो इन्होंने जब 1997 मार्च 97 में जब वसीम सज्जाद साहब चौथी मरतबा चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उनके भी 18 वोट रिजेक्ट हुए। अच्छा, उस वक्त जो था ऐवान वो 87 पर था, लेकिन वो रिजेक्ट हो गए। लेकिन जब डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब करवाया, चेयरमैन वसीम सज्जाद ने अपना हल्फ उठाने के बाद, तो उनके भी वो थे हुमायूं मीर, नवाब अकबर मुफ्ती के दामाद, उनको मिले, उनको रिजेक्ट हुए 18 वोट। तो वसीम सज्जाद ने रूलिंग दी कि जनाब ये एक्सेप्ट की जाते हैं, ये मुस्तरद नहीं हो, ये ठीक है, दुरुस्त करार दे दिए। तो अब ये फारूक नाइक साहब जो दलाइल दे रहे थे सैयद मुजफ्फर अली शाह के सामने, तो वो अपने कहते जी आप सेनेट का रिकॉर्ड मंगाएं और वसीम सज्जाद की रूलिंग निकालें। अब वसीम सज्जाद की रूलिंग वो निकाल लेते हैं 10 मिनट में, तो ये सारा ही पासे पड़ जाता। तो ये अच्छा, तो क्या रूलिंग थी उन्होंने दी, क्या रूलिंग दी कि ये जो वोट थे ठीक है? ठीक है, ये वोट ठीक है। यानी ये मतलब ये कहा कि आपके जो प्रिजाइडिंग अफसर रूलिंग दे दे वो ठीक होती है? उन्होंने अपनी ठीक है, वसीम सज्जाद की रूलिंग को तो किसी चैलेंज नहीं किया ना, वो तो वोट दुरुस्त करार दे दिए और वो हुमायूं मीर जो थे डिप्टी चेयरमैन सेनेट हो गए। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इससे आप विनिंग देर बाय क्या? मेरा मतलब यह है कि इनको ये दलाल दे, अपने साबिक चेयरमैन की दलाल देना चाहिए था कि साहब उन्होंने 18 वोट जो थे वो उनको एक्सेप्ट कर लिए, दुरुस्त करार दे दिए, तो हमारे जो 7 वोट हैं उसके फैसले की रोशनी में देखा जाए तो कम से कम एक पासा पड़ जाता और वो रिकॉर्ड तलब किया जाता, वसीम सज्जाद की रूलिंग देखी जाती, तो हालात मुख्तलिफ होते। अब ये वो तो अब भी देखी जा सकती है, वो तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में देखी जा सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे नहीं ये, अगर हिम्मत हुई तो। हिम्मत क्यों नहीं है? वकीला को पैसे देते नहीं, मुफ्त का केस लड़वाते हैं, तो भाई तो उनके पास वकीला की टीम तो बहुत मजबूत है ना, पीपल पार्टी के पास तो और नहीं पैसे वैसे देते हैं अपने वकीलों को। वो तो ठीक है नहीं दें, लेकिन सवाल एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। एक ज़माने में एतजाज़ हसन का मेरी बेनज़ीर भुट्टो साहबा से बड़ी दोस्ती थी। दोस्ती कोई हुब्बे अली में नहीं थी, वो ये थी कि साहब वो फ़ौज से दोस्ती करना चाहती थी। आसिफ नवाज चीफ ऑफ आर्मी साहब थे, जनरल मिर्ज़ा असलम बेग चीफ ऑफ साहब पहले थे, और मुझसे तो मुझे वो ये कहने लगी कि साहब आप जो बात ये है कि सवाल ये है कि उस वक्त जब ये जो मामला चला तो वो मैं अपना वहाँ पर पेन भूल आया। उससे जब गुफ्तगू के बाद में जब मैं आया तो मैं पेन या भुलाया या क्या चीज़ भुलाया, वो लेने के लिए जब मैं अंदर गया, वहाँ पर बीबी खड़ी होकर वो चीख रही थी और अब नाहिद खान सुन रही थी। नाहिद खान से ये कह रही थी कि ये एतजाज़ हसन को अब हम कभी भी टिकट नहीं देंगे, ये जितना हमारे लिए काम करता है उससे दुगना ये हमसे मांगता है। तो वो बात आपकी दुरुस्त है कि जो एतजाज़ हसन को उसने मैंने ये बात अपने कानों सुना कि उन्होंने कहा, बीबी ने कहा कि हम अब इसको कोई सीट नहीं देंगे कभी भी, लेकिन बाद में दी, वो तो अलग बात है। लेकिन मतलब ये है कहने का मतलब कि वुगला उनके पैसे ज़्यादा मांगते हैं। वुगला पैसे नहीं, वो अगर पैसे नहीं देते तो वो सीट मांगता है, सेनेट की मांगता है। साहब यही तो कह रहे हैं कि वो पैसे नहीं देते हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत। जी है। चलिए साहब जी, मैंने आपको कहानी सुनाई, आप बताइए। अब ये बात ठीक है, ये इन्होंने बड़े सीरियसली तरीके से अपने जो करप्शन के केसेस हैं जो एहतसाब अदालतों में चल रहे हैं, वहाँ तो ये बड़ी मेहनत के साथ अपने दलाइल देते हैं, रिलीफ दिलाने की कोशिश करते हैं। जहाँ इस तरह के जो आईनी माहिरीन जो पार्टी के मसाइल होते हैं, पार्टी का मुकदमा होता है, तो उसमें ये बड़ी दिलचस्पी नहीं लेते। तो अब ये मामला अभी है यूसुफ रज़ा गिलानी का, पार्टी का मामला है। यूसुफ रज़ा गिलानी तो पैसे दे देगा, उसके पास बहुत पैसे हैं, माल लूटा उसने बहुत।
नहीं, वो मुमकिन है पार्टी फंड से जाएगा, कैसे जाएगा, लेकिन फारूक नाइक साहब वो हो और अपने एक अच्छे वकला का पैनल बना के सुप्रीम कोर्ट में भेजें तो पासा पड़ सकता है। हाँ तो चले ठीक हो गया। तो अब इससे तो साबित ये हो रहा है ना कि अदालत तो गैर जानिबदार हैं या नहीं है। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो अपने देखेंगे मेरिट पर, लेकिन जो आपने जो इंट्रोडक्शन मार्च में बताया है वो हमें उस पर बात सही लग रही है कि इन्होंने वोट जानबूझकर यूसुफ जरा गिलानी को नहीं दी है। बस उन्हें अपनी इंटेंशन इनका ये है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि क्योंकि अगर वो टीवी पर डायरेक्ट नशर ना रहा होता तो पाकिस्तान के अवाम और ख़ुद हम न सुन रहे होते। जब उन्होंने एतराज़ किया, अंग्रेज़ी में बोल रहा था, मुज़फ़्फ़र शाह को बहुत शौक़ है अंग्रेज़ी बोलने का, तो वो अंग्रेज़ी बोल रहा था तो लोगों ने आवाज़ आई कि साहब उर्दू में बताएं, तो फिर उसने उर्दू में बयान कर दिया वही अल्फाज कि भाई आपको वोट डालने हैं जिसमें सारी बातें तफसील से बयान करके अपनी जहाँ पर वहाँ पर खाली जगह है उस वहाँ पर वोट डालें, इसके वो वहाँ पर छप्पा लगाएं। वो इसके बावजूद भी अगर ये कोई आदमी नहीं डाल रहा है तो ये इसका इंटेंशन दूसरा है कि वो वोट नहीं देना चाहता है। हाँ, और डिप्टी चेयरमैन में कोई रिजेक्ट नहीं हुआ, और इसी तरह कुरान जमात के जो थे 48 वोट वो भी कोई रिजेक्ट नहीं हुए, किसी में कोई रिजेक्ट नहीं हुआ। तो ये सारा यूसुफ गिलानी के वोट रिजेक्ट है, इसका मतलब है कोई नाराजगी इजहार किया। भाई वो तो बात ये हुई कि देना नहीं चाहते थे, ये क्लियर कट फैसला हो गया कि वो जो लोग अब दोबारा कराएंगे तो अब कैसे वोट इनको नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने जो हल्फ उठाया होगा वो अब इस दफा का उठाया होगा ना, अब आप खुल्लम खुला उसको दे देंगे अगर संजरानी को। वो एक और बात है, कुछ माली मफादात भी हैं, क्योंकि संजरानी साहब भी बहुत अमीर तरीन आदमी है, उनका बहुत बड़ा ग्रुप है। इसी तरह जो बने हैं हम ये कह रहे हैं, हम हमारा कहना दूसरा है, तो ये कुछ माली मफादात भी हो गए हैं कि हम आपको फायदा बचाएंगे, आपकी कंपनी को बचाएंगे, तो ये उसका अपना लेन देन भी हुआ है कुछ। ठीक है, तो फिर आप क्या समझते हैं कि ये एक तो ये हो सकता है कि भाई ये लोग आपस में पैचअप कर लेंगे, भाई अब चलो जान छोड़ो हम कुछ और दे देंगे आपको, लेकिन ये सलाहियत तो इनमें नहीं है ना पीपल पार्टी में, इसमें पीटीआई में नहीं। अब बात ये कि बहुत फायदा उठा लिया जिसने भी जो किया है, अपने प्लानिंग की है, हुकूमत है, उन्होंने प्लानिंग की, स्ट्रेटजी की। शिबली फराज का बड़ा अच्छा बयान आया था, अपना एक बड़ा जू मैंने मैसेज था कि हम हर कानूनी हरबा इख्तियार करेंगे। तो वो ठीक है, कानूनी हरबा यही होता है कि भाई अपने जो जाने वाले हैं, वेल विशर्स हैं, उनसे कह दिया अपना वोट ज़ाया करवा दें। तो वो हाँ, तो वो ये कर सकते थे कि वो नीचे लगा देते, थोड़ा सा आधे से ज़्यादा नीचे लगा देते तो अच्छा था। उन्होंने तो सीट ठप्पा उसके मुंह पर लगाया। अब क्या फैसला सड़कों पे होगा, ये जो लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, क्योंकि मंडे को उन्होंने इजलास बुलाया है। वो ये इजलास की तो अहमियत खत्म हो गई। आज जनाब आप जो उनके जो बड़े अहम रुकन हैं, गफूर हैदरी साहब पहले हमेशा सेनेटर भी रहे, मेंबर भी रहे, डिप्टी चेयरमैन भी रहे, उन्होंने बड़ा खुल के कह दिया कि जनाब पहले आपके अंदर सफों में जो है दरारें पड़ी हुई हैं, नफरतें हैं, कुदरतें हैं, फिर वो भाई आप एक मौलवी को कैसे बनाएंगे। मैंने ये बात मौलाना फजल रहमान से पहले भी कही कि भाई तुम्हें नहीं बनाएंगे। पहले तो दाढ़ी छोटी की उसने, वज़ीर आज़म बनना चाहता था, वो मैंने अमेरिकनों से मिल रहा है कि भाई मुझे बना दो, मैं आपकी खिदमत गुजारी करूँगा। भाई आपको कैसे बनाएंगे बाबा। जब वो पहले जब धरना दिया था, नवाज शरीफ साहब को जो छुड़वा के ले गया धरने में, उस वक्त भी मैंने कहा था कि तुम्हें कोई साथ नहीं देगा बाबा। नहीं, ये बात यह है कि अभी लॉन्ग मार्च की हवा निकल रही, लॉन्ग मार्च कोई कामयाब नहीं होना, और ये वर्कर ही आ जाएंगे, मदरसों के बच्चे आ जाएंगे, बाकी कोई लॉन्ग मार्च में कोई इतनी अहमियत नहीं। तो बच्चों को मदरसे को तो नहीं लाने की इजाजत नहीं है ना भाई, ये तो फिर आप मुल्क से धोखा कर रहे हैं। और अस्तीफे का ऑप्शन क्या हो सकता है फिर। बस ये कि इसी तरह के मामले तय होते रहेंगे, बस अपने बहरहाल पीपल पार्टी इस्तीफे नहीं देगी, आपका ख्याल है नहीं देगी ना। वो तो उसके पास सिंध की हुकूमत है, क्यों देगी वो नहीं देगी। नहीं कहते नहीं, इस्तीफे की कहानी खत्म हो गई है, इस्तीफा से तो बनता ही नहीं है भाई। बात यह है कि वो सिंध की पूरा सिंध एक बहुत बड़ा इलाका है, वो उस पर हुक्मरानी कर रही है बिला शिरकत गैर, तो वो कैसे छोड़ेगी अपनी हुक्मरानी और आपके कहने पर। और फिर मुस्लिम लीग का क्या पता किस वक्त इनके पीठ में छुरा घोंपते। नहीं, वो इस्तीफा नहीं देंगे। इस तरह पंजाब में तो जो है मुस्लिम लीग ऐन के जो 175 मेंबर हैं तो अपोजिशन में ही, लेकिन एंजॉय कर रहे हैं, तमाम इख्तियारात भी है, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर है, चेयरमैन है,
वो सारे मामला बड़े खुश असलूबी से तय हो रहे हैं, वहाँ भी कोई किसी की कोई बात नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब, दिल शाद कर दिया आपने। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। वो कह रहे हैं कि कोई नहीं देगा इस्तीफा, सब अपने मजे मजे कर रहे हैं, अपने एंजॉय कर रहे हैं, हर एक को अपना अपना हिस्सा मिल रहा है। सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं सवाए अवाम के। अब मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। जी आप ले लीजिए। नाज़रीन मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा मेरे साहब अब ये आ जाएं, चलें, वो तो हो गया जरदारी साहब का डॉक्टराइन भी नाकाम हो गया। देखिए जैन साहब, बात ये है कि पीडीएम का बयानिया भी फेल हो गया और इमरान खान का बयानिया फेल हो गया कि करप्शन से हम करेंगे और हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, वो सब फेल हो गया। पीडीएम का जो बयानिया था कि साहब हम ये कर देंगे, हम जो कहाँ चले थे, इस्तीफे चलेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम गिरा देंगे, वो सब लाहौर के जलसे में बहुत कुछ कहा गया था। लाहौर का जलसा तो भाई अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि काशी साहब ना जाते वहाँ पर तो कोई लोग कितना भी कहते रहते, हम यकीन नहीं करते। लेकिन ख़ुद जब हमारे बच्चे वहाँ पर पहुँच गए, उन्होंने देख के आ गए कि भाई यह तो जब कोई जलसा ही नहीं है, जलसी भी नहीं है भाई। 5 अगर कोई ये कहे कि 10,000 भी कहे तो वो कहते थे कि 10,000 भी कहना ज़्यादती होगी, क्योंकि हम आराम से गुजर गए वहाँ पर। दैट वाज द कंप्लीट फेलियर ऑफ मरियम नवाज़। और उसका अंदाज़ा हो गया कि भाई वहाँ पर जो राजधानी है वो तो उसकी है हमज़ा की, हमज़ा के बगैर ये कुछ भी नहीं है। और उस बात इसको समझ में आ जानी चाहिए थी कि भाई मेरा, और जो आदमी था उन्होंने यही कहा कि आदमी सब नज़र आ रहे हैं मौलाना फजल रहमान के, बाकी इनका मुस्लिम लीग का कोई आदमी नहीं है। मतलब एक उस पार्टी में मुश्किल तमाम मुस्लिम लीग के कोई 1000 या 2000 आदमी आए होंगे या इससे भी कम आए होंगे। वो तो जो बच्चे जो हमें कह रहे थे वो तो ये कह रहे थे कि भाई इससे भी कम होंगे। दूसरी कहना पीपल पार्टी के ज़्यादा थे, झंडे जो देखे हो तो पीपल पार्टी के थे, मुस्लिम लीग के थे ही नहीं, जो थे तो बहुत कम थे। मतलब ये नाकामी वाला मामला जो है वो चल रहा है और मरीम नवाज के साथ साथ है। अच्छा तो अब जो बात आपका जो पूछना है कि फैसला सड़कों पे होगा, तो अभी सड़कों पे नहीं हो सकेगा, इनके बस की बात नहीं। सड़कों का फैसला उनके भी तो आएंगे ना फिर। लेकिन मेरे साहब, लेकिन एक बात बताऊँ, अवाम जिस तरह भाई एक बात जो अपने कमर दिलशाद साहब ने कही है कि भाई सब अपने मज़े लूट रहे हैं, हर एक आदमी कोई पंजाब में जो मुस्लिम लीग का आदमी है, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बन जाता है, किसी कुछ बने हुए हैं, किसी कुछ बने हैं, गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान का पैसा लूट खा रहे हैं, क्या मसला है उनको जाता है, बारात मिल रही है, मजे में चल रहे हैं, हाट चल रहे हैं साहब, पानी खेतों में पानी ज़्यादा चाहिए वो चल रहा है, ट्रैक्टर मिल रहे हैं, पुलिस आगे पीछे चल रही है। अच्छा मेरे साहब, ये भी नहीं हो सकता कि अब्दुल हफीज़ शेख से हुकूमत भी बेजार हो और उसने कहा चलो यही मौका है, जाने दो? नहीं देन वो यानी वो मैनेज नहीं किया गया जो मैनेज अभी किया गया। मैं अब्दुल हफीज़ शेख की बात यह है कि वो हमने जुमला जो कहा बस उसके अंदर सारी बात आ जाती है कि IMF के पैसे से IMF को हरा दिया गया, पर ये हुआ है, ये हो गया। हमने ये एक पंच लाइन कही है जी, जो गुफ्तगू का जुमला। IMF जो $3 बिलियन आए, $3 बिलियन के आने के बाद में IMF के बंदे को हरा दिया गया। इज़ गुड फॉर पाकिस्तानीज़। भाई इससे अच्छा क्या बात हो सकती है? करप्शन सही, कुछ भी सही, लेकिन भाई दूसरे ज़रा गिलाने रहेगा तो यही ना, चला जाएगा उड़कर हवा में। ये तो अमेरिका का रहायशी है जी। भाई, जैसे वो आया था, मोइन कुरैशी आया था, जैसे वो शौकत अजीज़ आया था, इस तरह से ये भी उड़ जाएगा। जैसे रज़ा बाकर साहब हैं, रज़ा बाकर भी चले जाएंगे। अच्छा मेरे साहब, अभी रज़ा बाकर के ख़िलाफ़ वैसे जैन एक बात बताऊँ, एक अजीब बात ये है कि उसके खिलाफ़ कोई बात ऐसी नहीं आई है कि उसने कोई पाकिस्तान के खिलाफ़ कोई बात। मेरे साहब वो जो हॉट मनी वाला था ना कि डॉलर लेकर आएँ आप और डॉलर में आप इंटरेस्ट लें और मौजूदा रेट पे लें और वो लेके जाएं आप, वो बहुत ख़तरनाक बात थी। फिर उसकी बंदिश हुई, बंदिश तो हुई ना, फिर तो वो वही लेकर आए थे, उससे काफ़ी नुकसान हुआ। वो नुकसान हुआ नहीं, फिर लोग अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आए थे उसी फार्मूले के तहत और उससे नुकसान हुआ हमारी मईशत को। नहीं अब बात ये हुई, ये खैर ये केस है नैब का। देखो 18 महीने में 8 महीने में $18.2 बिलियन आए हैं पाकिस्तान में। ये रज़ा बाकर साहब का कमाल नहीं है, ये तो हमारे पाकिस्तानियों का कमाल है, उनकी मेहनत के पैसे हैं। हाँ। और दूसरी बात है कि वो लोग अपने पैसों को अब वो गल्फ स्टेट में महफूज नहीं समझते हैं, ना अमेरिका में समझते हैं। और यहाँ चूँकि वो रियल इस्टेट है, उस पर लोग पैसे लगा रहे हैं, यहाँ पर महफूज है पाकिस्तान में। हाँ बिल्कुल महफूज है, बिल्कुल।
और दूसरी बात ये नैब का केस है, ये कभी ना कभी खुलेगा उनके लिए। किनके अच्छा लिए? ये वो जो हॉट मनी वाला मामला है, हाँ वो खुलना ये चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि रोक वो देना चाहिए। भूल अभी जाएगा। भाई अभी बात ये है कि अभी दम देने की ज़रूरत का वक्त आ गया है। जी अच्छा ये देखिए इलेक्शन, आप जो भाई मेरी बात को सुन लिया करो जैन साहब, अभी दम का वक्त आ गया है। अच्छा ठीक है। आप समझ गए, आप ये बस ये इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। अच्छा देखिए इलेक्शन की गहमा गहमी में अवामी जो मसाइल है ना, बिजली की कीमतें बढ़ना, वो कोई बात नहीं करता, कराची वो के कोई इलेक्ट्रिक बात के नहीं करता। कराची के अवाम तो बेचारे लावारिस हैं। मेरे साहब पूरे मैं पाकिस्तान का जैन ये हाल साहब है। अभी थोड़े दिन बीमार था तो मैं एक जगह गया, एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, 400 आदमी बैठे थे मुख्तलिफ हालों में। वो आदमी भी ये कहने लगा कि साहब बात ये है कि वो डॉक्टर कहने लगा, जो बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत नेक आप डॉक्टर है, वो कहने लगा कि भाई कराची का क्या होगा। मैंने कहा भाई आप जो है हमारा अच्छा इलाज करें, हम संभालेंगे कराची को। अब ये बात तो हम कह के तो आ गए, लेकिन अब हम अपना दमखम देख रहे हैं कि भाई हमारे में कितना दमखम है, कराची को हम संभाल सकते नहीं संभाल सकते हैं। और अल्लामा साहब से भी इजाज़त लेनी पड़ेगी, हमारे जो चेयरमैन है जी, वो एक अलग मसला है। लेकिन वो बात जो कही है उस आदमी ने, कराची का हर फर्द फिक्रमंद है कि कराची को कोई ओन नहीं करता। यहाँ का बच्चा मारा मारा फिर रहा है, यहाँ का दुकानदार मारा मारा फिर रहा है, यहाँ का बिजनेसमैन तबाह हाल हो गया है, यहाँ का नौकर जो है वो तबाह बर्बाद हो गया है। वो जो ज़रदारी डॉक्टर है वो काम कर रहा है, पैसा 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 पैसा, हर जगह पैसा चल रहा है। अब ये के और लोगों को जो यहाँ पर का जो पुलिस का निज़ाम है उसमें जो है लोगों को गलत गिरफ्तार किया जा रहा है। जो अंदरूनी सिंध का निज़ाम है वो यहाँ लागू कर दिया है उन्होंने, कहा वो वडेरा पैसे देता है तो आप उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, उसके घर में घुस जाते हैं। वो यहाँ पर निज़ाम लागू किया जा रहा है। वो भाई खुदा का खौफ करो, ये कराची है। और अभी एक और बात भी हुई है कि देखो अगर आप ये सलूक करोगे तो जो कहकशां हैदर जो आपने मैंने निकाली है जो वहाँ की, जो कि ये सीटीडी ने और वो बड़े मेहनती लोग हैं, बड़े, मैं उनको शाबाश देता हूँ। और रेंजर्स ने दोनों निकाली है, दोनों को शाबाश देता हूँ। पहले से क्यों सोए हुए थे, शाबाश तो बट देन दे वर वर्किंग वेरी हार्ड। देखो जी वो तो फिर एक सिस्टम इवॉल्व किया उन्होंने, यानी एक्शन से पहले उनको रोक लिया ना भाई। कोई आदमी नहीं मरा ना अभी, पहले जो हो चुका हज़ारों लोग मारे। देखिए वो तो चला रही थी ना भाई, देखिए वो तो बाद में चलाई ना। अभी तो जो उसने जो हुक्मनामे जारी किए थे वो हुक्मनामे उन्होंने पकड़ लिए तो उनको शाबाश। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अभी आप बीच में बोलते हैं तो वो बात रह जाती है। मैं ये कह रहा हूँ कि उसका आप बताइए कि जब आप कराची के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करोगे तो इसका फ़ायदा किसको पहुँचेगा, मुझे ये बता दीजिए जनाब। मुराद अली शाह साहब आप बता दीजिए, IG साहब आप बता दीजिए मुझे, और जितने भी जो DIGs हैं वो मुझे बता दें कि जब ये काम आप जुल्म करोगे आप कराची के लोगों के साथ में, तो फ़ायदा किसको होगा ये बता दो। कि ये जो बैंड आउटफिट है उसको होगा या पाकिस्तान को होगा, मुझे बता दो ये बात। तो आप जुल्म कर रहे हो बहुत ज़्यादा कराची के अंदर, पुलिस के लोग जो है। तो अब मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर ये बात आप करोगे तो आप समझ दो कि यहाँ पर जो लावा पकड़ा है वो तो हम जानते हैं ना जी, कि जो है कि गैर लोगों को लाके यहाँ बिठा दिया, कराची के बाहर के लोगों को तो उनको तो पता ही नहीं है, कराची की तमीज़ ही नहीं है। अभी तमीज़ सीखने में 10 साल लगेंगे, कराची की तमीज़ सीखने के लिए, कराची के कल्चर को समझने में। अगर तमीज़ गलत ना करूँ, कराची के कल्चर को समझने में आपको 10 साल लगेंगे। अब ऐसे लोगों को आप लाके यहाँ बिठा दिया, वो वहाँ के वडेरा शाही निज़ाम यहाँ लागू करना चाहते हैं कराची के अंदर। तो अब सवाल ये है कि आपको मेहरबानी करें कि ये आपको अगर ये बात, और हमारे इदारे भी सुन लें कि अगर आपको बचना है तो इन लोगों से जान छुड़ाएं जो कि ये लोग यहाँ पर वडेरा कल्चर यहाँ पर कराची में लगाना चाहते हैं। और सारे इदारे वैसे खामोश हैं इस बात पे। ये खामोश ये है कि वो वक्त का इंतजार कर रहे हैं, इनकी हुकूमत को धड़न तक कर देंगे 1 मिनट के अंदर। वो जब इंतजार कर रहे हैं, जब जुर्म तुम बढ़ाओगे वो धड़न तक कर लेंगे। तुम भी तो कहाँ तक बचोगे, मुझे बताओ क्या करोगे? तुम आवाम से लड़ोगे यार? आपके पास यानी इतनी पुलिस भी नहीं है कि कराची के आवाम का आप मुकाबला कर सको, नहीं कर सकोगे। सारी रेंजर चली गई वहाँ पर सरहदों पर, आप कैसे मुकाबला करोगे इनसे अगर ये लोग मज़ाहिरों पे आ गए तो? वो नौबत ही ना आया, उससे पहले इंसाफ का कोई निज़ाम बनाना चाहिए। काम ये है कि आप इंसान के बच्चे बनो। तुम लोगों ने क्या समझ रखा है कि ये लावारिस है शहर? जब इतने बड़े बड़े लोग हमसे कह रहे हैं कि कराची के लिए आपको, भाई कितना बड़ा आदमी था जैन साहब, कितना बड़ा डॉक्टर है बताइए आप।
हम तो जाके डर खिदमत गए। कर रहे हैं वो लोग, खिदमत कर रहे हैं खिदमत पूरे कर रहे हैं, पूरे 400 पाकिस्तान। आदमी बैठा है उसके डिपार्टमेंट में, और ये और सिर्फ 20 डॉक्टर काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि वो ये अकेले काम। सिर्फ 3-4 घंटे की कार्रवाई थी, इसके बाद उनको मजीद किसी और हॉस्पिटल में जाना हाँ है। जाना, देखो अच्छा, पूरे पाकिस्तान से लोग वहाँ आए हुए होते हैं इलाज के पूरे लिए। पाकिस्तान इलाज आते। देखिए हम तो वहाँ गए तो खैर हमें खिदमत तो कर रहे हैं, हमें वो इज्जत जिहाद दी कर रहे है, हैं, जो सही। वो तो एक बात है, जी, लेकिन अब आपको हमें अपने चेयरमैन से बात करनी पड़ेगी अपनी। वो दर्द बयान कर रहे थे ना कराची का कराची का दर्द बयान कर रहे हैं। जी। तो अब ये है कि अब मेरे साहब अगले टॉपिक पे आ जाएं। अजय साहब इलेक्शन में, ये इलेक्शन वाला तो हो गया, अब आ जाएं तुर्की का। तुर्की पे आ जाएं। जैन साहब बात ये है कि तुर्की ने जो आज़रबाईजान में फतह हासिल की है, उसमें पहली बात तो ये है कि जो ट्रीटी ऑफ लुज़ैन है और ट्रीटी जो जो हुई है, जो कि उस सल्तनत उस्मानिया को तबाह करने के लिए जी। जैन ये मंसूबा बनाया है 1600 में, 17वीं सदी में बना है। 17वीं सदी में पहला केस हुआ है इसका, ये जो जिस किस्म के ये लोग यहाँ पे थे, क्या क्या कहते हैं इनको, वहाबीज़म। ये उस ज़माने में इन्होंने सल्तनत उस्मानिया ने पकड़ लिया था, उनको मार दिया, उसको मार दिया था। जब से ये गोरे लगे हुए हैं उसके पीछे, और फिर जाकर 1923 में इसको हराया है, और उसके बाद में सल्तनत उस्मानिया तोड़ी है। अब इन्होंने 2012 का एक नक्शा, इनका एक कौमी नहीं है, इनका एक ऐसा टीवी चैनल है जो कि तैयब अर्दगान के बहुत करीब है। उन्होंने कोई 2012 का एक नक्शा निकाल कर दुनिया को दिखाया है, और उसमें कहा है कि हमारी 100 साला जो पाबंदी है 2023 में ख़त्म हो जाएगी। जब ख़त्म हो जाएगी तो हमारा पूरा इलाका में जो शाम है, इराक़ है, सऊदी अरब है, मिस्र है, लिबिया है, मुत्तहिद तमाम अरब अमारात, कतर वतर सब, फिर ये जो सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं, तुर्कमानिस्तान, कज़ाकिस्तान, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, ये सब इसका हिस्सा है। यहाँ सब तुर्की लोग रहते हैं। अब ये लोग, बहुत से लोगों को ये कहना है कि मुग़ल तुर्की नहीं, बल्कि जो बल्लास हैं वो तुर्की हैं, और जो हमारा तैमूर था वो तुर्की, वो बल्लास था। तो जो हमारा जद्द अमजद है जी, वो वाद से तुर्की। अब लोग, बहुत से लोगों को इस पर मैं के साहब उन्होंने अपने लिखा, भाई जो जिन्होंने किताब लिखाई है वो गलत लिखाई है ना। बेसिकली वो कहाँ से आया, ये बात नॉट मंगोल एट ऑल। मंगोल उसकी एक बीवी थी, वो तो मैं वहाँ जो गया हूँ, वहाँ पर जो उज़्बेकिस्तान, वहाँ से सारी हिस्ट्री में लेके आया हूँ। और हसन बेग ने, मिर्ज़ा हसन बेग ने किताब लिखी है, तो मुझे उन्होंने तोहफ़तन दी है, उसमें ये बात कही। तो ये सारे इलाके पर तुर्की अपना कब्जा मांगता। आज़रबाईजान में जब से ये हुआ है, एक बड़ी तब्दीली आई है कि फौरी तौर पर जो तुर्कमानिस्तान ने जो ये बहर अख्तर है, कैप्शन सी है, इसमें 4 ममालिक हैं, आज़रबाईजान है और वो तुर्कमानिस्तान है, और ये जो है आपका कज़ाकिस्तान है। कज़ाकिस्तान सबसे ज़्यादा उधर है, लगती है उस तरह उसकी। वो सब ने आज़रबाईजान से माहदे शुरू कर दिए। उसके ज़रिए से एक तो पाइपलाइन बिछा डालना चाहते हैं वाया माइनस रशिया एंड ईरान जी, और पाइपलाइन जो बिछा कर तुर्की ले जाना चाहते हैं, तो तुर्की को तेल मिलेगा इससे। उन्होंने माहिदा कर लिया तुर्कमानिस्तान ने अपनी जान बचाने इस पे मजीद बात कर लीजिएगा, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं मेरे साहब। अच्छा जी, मैं ये कह रहा था कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान की जंग ने एक बड़ा फैसला कर दिया है, और सारा टिल्ट जो है तो जो सेंट्रल एशिया के ममालिक का तुर्की की तरफ हो गया है। वो सब आज़रबाईजान से माहदे कर रहे हैं। कज़ाकिस्तान ने ये माहदा किया है कि साहब हम जो कॉपर कैथोड हैं जी, वो तुर्की को देंगे। उन्होंने माहदा कर लिया है कि जो पाइपलाइन है वो जाएगी तुर्की के ज़रिए से। तो अब सवाल, और ईरान को बाईपास करेंगे और रूस को बाईपास करेंगे। तो अब वो तो ये गलती कर रहा है, मेरे ख्याल में तैयब अर्दगान टू अर्ली, 2023 बहुत दूर है, मनोज दिल्ली दूरस्त वाली कैफियत है कि अभी से ही 2023 में से पहले आपको यकीन है कि आप बचेंगे। सुल्तान बने हुए हैं आप, साजिश शुरू कर देते ना लोग। हाँ, तो भाई तो आप साजिशें तो आपके खिलाफ जब मैं कह रहा हूँ 17वीं सदी से आपके खिलाफ साजिशें हो रही थी तोड़ने के लिए, और टूटे जाकर आप 20वीं सदी में।
खैर 1923 में टूटे। उन्होंने भी कोई होमवर्क किया हुआ है, क्योंकि मुस्तकिल वो भी हुक्मरान है वहाँ पे, तो उन्होंने कोई होमवर्क नहीं, तो किया होमवर्क देखो, उनका होमवर्क बहुत डीप है जैन साहब। अगर ये बात आप करें तो देखिए ना कितने आदमी कत्ल हुए हैं उनके। जब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसे आदमी को ला के बैठा दिया कमाल अतातुर्क को, जो कि कम्प्लीटली इस्लाम के ख़िलाफ़ था। उसने इस्लाम पर पाबंदी लगा दी, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते थे, तो हाफिज़ कुरान पैदा हो गया अल्लाह ताला के निज़ाम। हमारे परवेज़ मुशर्रफ साहब के फेवरेट थे वो। परवेज़ मुशर्रफ को तो छोड़ो यार, कोई आदमी है वो परवेज़ मुशर्रफ। जी, वो सदर बन गया आपका, तो आप उसका मतलब है वो आदमी बन गया। जी भाई बात यह है कि उसमें इन्होंने तुर्की का जो मामला है, तुर्की में ये है कि फिर लोगों में हाफिज़ कुरान पैदा हो गए, जी खामोशी से नमाज़ पढ़ते गए, खामोशी से उन्होंने अपनी ज़मीन से अपने आप को उठना शुरू किया। बहुत लोग कत्ल किए हैं इसने, कमाल अतातुर्क ने। यानी आपने उन्होंने बैठा दिया एक ऐसे आदमी को, अथीस्ट को बैठा दिया कि जो अरबी ज़बान में ख़त्म कर दी, उसने कुरान शरीफ पढ़ना बंद कर दिया, लेकिन कुरान शरीफ के हाफिज़ पैदा हो गए। जब तक रूस ने किया था तो वहाँ भी हाफिज़ पैदा हो गए बहुत सारे। अल्लाह के ये तो मौजूदा है ना कुरान शरीफ का। तो बिल्कुल। फिर इसके बाद में अब वो जो नीचे से उठे हैं, तो आपने देखा कि उनके जो आखिरी कोशिश की इन्होंने फ़ौजियों ने कमाल अतातुर्क के, उन्होंने उसको टैंकों के आगे लेट गए। अब क्या करते वो लोग, हार गए। अभी भी बगावत किसी वक्त उठेगी, क्योंकि वो तो इसलिए वो पाकिस्तान के पायलट लिए ना उसने अज़रबैजान की जंग के अंदर। जी। तो अब ये है कि वो सल्तनत जो है वो कहना चाहता है कि सारा जो ये बेल्ट है, सेंट्रल एशिया मेरा है, या सारा अरब मेरा है, अफ्रीका का साहिल लिबिया का लेकर और जो बहुत से इलाके जो हैं सारे, लिबिया में तो ऑलरेडी फ़ौज उसकी बैठी हुई है, शाम तक। शाम तो खैर उसका बराबर का हिस्सा है ना, उसका हक है। जी। इराक उसका है। अब लेकिन बात ये कि समुद्र दरिया के नीचे, पुल के नीचे से पानी बहुत निकल गया, तो जंग में तो बहुत होंगी, ऐसे तो आसानी से नहीं मिलेगा ना। हाँ, आप तो मतलब जंग करके ही आप हासिल कर सकते हैं, या कुछ भी हो जाएगा। देखो अभी जो मामला ऐसे गंभीर हो रहे हैं। अब बताइए, अब आप बताइए, हूसियों से सऊदी दार हैं, अब बताइए। अब देखें ना, इसकी एक वजह ये वो जो मुलाकात थी। आप मुझे बताइए कि सऊदी जो है शाम में हारे। जी, शाम में हार गए ना, बिल्कुल आ रहे हैं। और सुन्नियों को मरवाया वहाँ खड़ा करके, गरीबों को बेचारे, मैंने वो किसान थे बेचारे गरीब। अब वहाँ पर फिर कतर ने अपना काम किया, वो कतर ने फिर विड्रॉ किया, वहाँ पर कहा कि ये तुमने मरवा दिया। तो जो शाम के जो आज़ादी का जो वो था, वो उसको अब कतर में बैठा हुआ है, वो वहाँ फेल हुए। फिर कतर को टास्क दिया गया कि साहब आप मिस्र वहाँ पर लिबिया में काम करो, वहाँ भी वो फेल हुए कतर, पैसे खर्च करने के लिए। तो अब मसला ये है कि अरबों ने जो है बहुत ज़्यादा मुदाखलत कर ली है, अभी इनके बुरा वक्त आ गया। ये जो बैनुल मज़ाहिब हम आंगी के लिए जो मुलाकात हुई है, फिर इसका भी कोई लिंक बनता होगा? नहीं, ये लिंक तो देखिए ना, ये तो एक अल्लाह की तरफ से हुई है भाई ये बात। जी जैन साहब, ये बात में तो बहुत दिनों का ये था कि ये काम हो जाए। ये मजमून मैंने 1990 में लिखा कि ये इत्तेहाद को उसको तोड़ना चाहिए। अब ये होते होते अब 30 साल लगे हैं इस, अब पहली दफ़ा आकर सिस्तानी से मिला है तो बड़ी बात हो गई है। अब सिस्तानी साहब ने भी कोई कमाल की छोटी मोटी बात नहीं की है। जहाँ सुन्नियों को उन्होंने मदद की है, वहाँ उन्होंने ईसाइयों की भी मदद की है। जी, जो वहाँ पर ईसाइयों के लड़कियों को लेकर ले जा रहे थे ये दाइश वाले, वहाँ पहुँच गए, वहाँ उनको बचाया। भाई ये तो रब है, हमारे लोग हैं। तो वो जब हज़रत इमाम हुसैन के जब वो होता है शहादत का वक्त, वो ईसाई भी तो आते हैं ना जी, वो भी तो हज़रत इमाम हुसैन को मानते हैं। हाँ, उनकी मदद के लिए आए थे। मदद आते हैं जी। अच्छा मेरे साहब, ये इसको वाइंड अप करें, तुर्की का जो ये प्लान है। भाई मैं कहता हूँ कि वो उन्होंने अभी मेरे ख्याल से तो, लेकिन भाई ये तो बात ये है कि जहन ईमान की, क़ुव्वत ईमानी की बात नहीं, वो तो है, वो तो उनमें नज़र आता है। और वो बात ये है कि क़ुव्वत ईमानी ऐसी चीज़ है कि वो बड़ी बड़ी चीज़ों को दफना देती है। तैयब उर्दुवान में अगर अब आप हमारे अंदर हम ये अपने आप से सवाल करते हैं कि हमारे अंदर क़ुव्वत ईमानी है या नहीं है कराची को बचाने के लिए। वो हम फिर हमारे अल्लामा साहब से बात करेंगे जी। तो भाई बात ये है कि क़ुव्वत ईमानी कहाँ कैसे पैदा होती है। नहीं, क़ुव्वत ईमानी बिल्कुल होगी। अच्छा मेरे साहब, आज ज़रा ये जो ये कोरोना वाला मामला है पंजाब में बहुत बढ़ गए हैं। अच्छा देखिए, वफाकी वज़ीर साहब ने कहा जी ये इदारे, तालीमी इदारे खोल दिए जाएँ और 5 दिन की तालीमी इदारों में तालीम दी जाए। इनका मौक़िफ़ था सिंध गवर्नमेंट का कि ऑल्टरनेट रखें, आप एक दिन कुछ बच्चे आएँ, अगले दिन दूसरे बच्चे आएँ। ये अभी कराची में काम यही हो रहा है, एक दिन कुछ आते हैं, एक दिन कुछ आते हैं। हाँ, पूरे सिंध में यही निज़ाम है। अच्छा, ये इसलिए हो रहा था कि ताकि बचा जाए खतरे। एक बात ये कि सिंध का इस मामले में, कोरोना के मामले में हुकूमत सिंध ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया,
जो प्लानिंग की वो ज़्यादा अच्छी थी पंजाब के मुकाबले में। जी, अब बुज़दार साहब की नहीं नज़र आई, यही मैं नहीं, कंपेयर कर रहा बुज़दार था। का तो लेवल ही नहीं है ना। बुज़दार तो बेचारा एक मिस्कीन को बिठा दिया है। सच टीवी के एंकर पर्सन हनीफ कमर साहब टेलीफोन लाइन पर जी मौजूद हनीफ हैं कमर लाहौर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी हनीफ कमर साहब, आपको बताइए कि क्या ये मसला है कि पंजाब में कोरोना के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं भाई? पंजाब में कोरोना जिस तरह नुसरत मिर्जा साहब पूरी दुनिया का इशू है, पाकिस्तान का और पंजाब का भी इसी तरह इशू है, लेकिन असल इशू इस मसले को हैंडल करने का है। अनफॉर्चुनेटली पंजाब की गवर्नमेंट ने इस हवाले से खुद भी मुसलसल कंफ्यूज रही और उसके फैसलों से भी कंफ्यूजन ही नजर आती रही और अभी तक आ रही है, जिसकी वजह से अब जो अदाद शुमार आ रहे हैं उनके मुताबिक इसका रेट बढ़ रहा है, रेशो बढ़ रही है कोरोना की, लेकिन हुकूमत के जो इकदाम हैं वो उनमें कोई ऐसा इस्तेहकाम नजर नहीं आता। अभी स्कूलों में कल से छुट्टियां कर दी है इन्होंने। पहले स्कूल खोले थे और क्लासेस को एक बच्चा एक दिन आएगा, ग्रुप बना के दूसरा बच्चा दूसरे दिन। अब उसके बाद फिर अब स्कूल बंद किए जा रहे हैं कल से। इस पे प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन जो है वो एहतजाज कर रही है और ये एक स्ट्रॉन्ग परसेप्शन समझा जा रहा है, पाया जाता है कि ये कोरोना की आड़ में ऐसा काम किया जा रहा है। असल में कोरोना इस तरह नहीं है। ये आम आदमी को हुकूमत बावर कराने में नाकाम रही है अब तक कि कोरोना वाकई एक सीरियस थ्रेट है और उसके जो इकदाम हैं वो आम आदमी की फलाह के लिए। आम आदमी जब देखता है कि मार्केटें खुली हुई है, मेले जिसने कराची में तो ये हो रहा है कि लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया है। मास्क की तो ये सिचुएशन है कि अब सिर्फ बैंकों में ही है जहाँ पे मैं हाँ, वो जहाँ पे SOPs फॉलो होती है वहाँ लगाते हैं बस। आप वो भी ऐसे है कि आप बैंक की में एंट्री करते वक्त मास्क लगाते हैं और आगे जाते हैं तो सारा अमला वैसे ही बैठा होता है और लोग भी वैसे ही बैठे होते हैं। इसी तरह आम भी जगह पे अब इवन के हॉस्पिटल्स में अब इतना वो नहीं रहा, हॉस्पिटल्स में लोग बगैर मास्क के फिर रहे होते हैं। ये इसकी बेसिक वजह ये है कि हुकूमत के जो इकदाम थे, हुकूमत के जिम्मेदारों के खुद बयान ऐसे आए जैसे आम आदमी कंफ्यूज हो गया कि ये खुद ही अगर मुत्तफिक नहीं है हुकूमत अपनी पॉलिसी पे। एक साइड पे आप जश्न बहारा मना रहे हैं, आपके बाकी भी गैदरिंग की तकरीबात चल रही हैं। अगले दिन मैं एक शादी में था, वहां पे 2 मिनिस्टर आए हुए थे पंजाब गवर्नमेंट के और वो पूरे के पूरे गैदरिंग थी, हाल भरा हुआ था लोगों के साथ। मिनिस्टर साहब ने भी मास्क नहीं लगाया था और बाकी लोगों ने भी कोई नहीं लगाया हुआ था। अब जब इतना वो शादी की तकरीब हो रही है, उसमें पूरी गैदरिंग भी है, समाजी फासले का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा, लोग गले भी मिल रहे हैं, खुद हुकूमत के जिम्मेदार मिनिस्टर्स मिल रहे हैं, तो फिर स्कूल बंद करने से क्या होगा? ये जब आम आदमी हुकूमत के डबल जो रवैये है देखता है, डबल इकदाम देखता है, तो फिर उसका नतीजा ये निकलता है। भाई तो मतलब ये हुआ कि ये हुकूमत जो है, आखिर में हमारा ये ख्याल था कि ये जो लोग जो हैं, गोरे लोग जो हैं, ये आखिर में पाकिस्तान को अपनी लपेट में लेंगे। अब इंडिया में तो जो फिगर पिछले महीने आया था वो 1 करोड़ 10 लाख का था। 1 करोड़ 10 लाख आदमी वहाँ मर गए हैं, तो ये तो बहुत ख़तरनाक फिगर है और मुतासिरीन बहुत ज़्यादा है। यहाँ भी बड़ी खतरनाक है। यहाँ पे भी जो लोग इसका शिकार हो रहे हैं, अगर जो मेरे जानने वाले लोग हैं जो इस मूजी मर्ज का, हाँ, लेकिन वो तो हज़ारों में ना भाई, 1 करोड़ तो नहीं है ना, लाख भी नहीं पहुँचे अभी। तकलीफ से सूरत हाल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ कमर साहब, आपका हम शुक्रगुजार हैं कि आपने वक्त दिया। जी जज साहब आप फरमाएं। बस अब ये आखिरी 3 मिनट है हमारे पास। हाँ, तो हम बता दें। अब बात ये कि कराची के ताजिर भी अगर आप लॉकडाउन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए बात ये है कि कराची में कोई ऐसा मसला नहीं है, आप लॉकडाउन नहीं करें, मेहरबानी करें, कराची पर रहम खाएं, क्योंकि कराची गरीबों की माँ है, एक सबका पेट पालती है। आप इनके साथ में जुल्म नहीं करें, सिर्फ सख्ती करें, हिफाजती इक़दाम। हाँ, बस SOP पर सख्ती करें। वो शॉपिंग सेंटर्स की इंतज़ामिया का काम है। वो शॉपिंग सेंटर बहुत अच्छे लोग हैं, ये लोग सारे हमारे जो शॉपिंग सेंटर के लोग हैं वो सारे के सारे जो है वहाँ हर जगह पे लगा के बैठे हुए हैं। वो गन वो जो है जिसमें बुखार चेक होता है और वो सैनिटाइज़र लगा के बैठे हुए हैं, हर दुकान में रखा हुआ है, हर लोग मास्क पहन रहे हैं, तो फिर उनको क्यों बंद करते हैं? और फिर ख़ुद लोगों को भी एहतियात करनी चाहिए, मास्क लेके जाएँ, ग्लव्स लेके जाएँ, सैनिटाइज़र अपने साथ रखें। ग्लव्स तो अब कोई पहनता ही नहीं है सिवाय मैंने भी छोड़ दिया।
जी। मैं तो पहनता था। अच्छा देखिए, शादी हॉल्स में भी ना मसला ये आ रहा है, वहाँ से भी कंप्लेन ये आ रही है कि वहाँ वो पहले वाली सख्ती नहीं की जा रही ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लोग मिलजुल के खा रहे हैं। मिलजुल के, और फिर नहीं, इंतज़ामिया का काम होता है, जो 1.5 लाख 2 लाख रुपए ले रहा है एक तकरीब के वहाँ करने के, वो नहीं करता कुछ भी। 2.5 लाख रुपए ले रहा है, 5 लाख ले रहा है, उसका नहीं, काम आप होता है। 4-5 की बात करो, अब 2.5 लाख की क्या बात कर रहे नहीं हो? वो मैं तो 1.5 लाख एवरेज, ये भी है ना, छोटा भी है, 1 लाख वाला भी है, हाँ। तो वो उसका काम है। अगर 600 रुपए का सैनिटाइजर वहाँ रख देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, और 300 के 2 पैकेट 300 यार, वाले वो मास्क शादी रख देगा। वो शादी हाल वाले रख दे तो, शादी नहीं कराने नहीं, वाले रख दे तो क्या हो ये वो जाएगा? शादी हॉल वाले की बात कर रहा हूँ, वो नहीं रखते हैं, ये पैसे तो लाखों में वसूलते हाँ, हैं, बस तो लेकिन फिर ठीक खर्चा है, नहीं करना तो चाहते, और अपने फिर आप बंद को, हो जाएगा तो फिर रोएंगे। फिर बंद हो जाएगा तो फिर रोएंगे, फिर हुकूमत को गालियां देंगे, जी हाँ। तो फिर मीडिया से रब्ता करते हैं। हाँ, फिर यार, फिर अब मुश्किल ये फिर है हम कि, याद आते हैं उन्हें। हाँ मुश्किल ये है कि अब अल्टीमेटली पिसना आवाम को ही होता है। अच्छा उन्होंने भी क्या किया, बंदिश से जितने उनके मुआशी नुकसानात हुए ना, वो उन्होंने पूरे किए आवाम से, वो भाई वो तो कहाँ उसके से करेंगे, चार्जेस और बढ़ा तो दिए। कुछ नहीं हो सकता ना, वो तो यहीं से करेंगे, और कहाँ से करेंगे, आवाम से करते हैं। हाँ यही एक निज़ाम चल रहा है। बहरहाल मेरे साथ वक्त ख़त्म हुआ प्रोग्राम का। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।